नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन पोर्टल पर। और ये वीडियो जो है वो एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आज का टॉपिक लिखा हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूं, काइनेमेटिक्स ऑफ हाई एनर्जी कोलिजन्स। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है और वीडियो सब्सिक्वेंट आपने स्कैप पोर्टल के पे लॉगिन करने के बाद आप बहुत सी वीडियोस आप जो हैं देख सकते हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं। उसी क्रम में ये नई दूसरी एक से बहुत कह सकते हैं कि काफी विलंब के बाद ये वीडियो जो है लाया हूं। और इसके बारे में बहुत सारी बातें ये मुझे यूजर्स ने लिखा था कि सर आप जो है बहुत दिन हो गए, 4-5 मंथ्स हो गए हैं, तो कुछ नए टॉपिक पर कुछ नया प्रकाश डालिए आप। तो उसी के अंतर्गत मुझे लगा कि ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप को इससे रूबरू या अवगत कराना चाहिए। तो एज मेंशन्ड जो लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स ऑफ हाई एनर्जी कोलिजन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रिगार्डिंग है। क्योंकि हाई एनर्जी इसे कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट का मतलब एक हमारे समाज में या एक इस अर्थ पे कांस्टेंट है, किसी की वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट हमारा, ये बैरियर हमारा टूट जाता है। क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस में, अंडर सम सोफिस्टिकेटेड कंडीशंस में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्पीड गई है। पाई मेसॉन्स हो गए, ठीक है, जो स्ट्रिंग थ्योरी के अंतर्गत जो आते थे। तो यहाँ पर इसी की काइनेमेटिक्स की बात जो है वो हो रही है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके क्वेश्चंस हर विभिन्न तरीके के कलेवर में इसको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया कि ये टॉपिक में इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो इसका रीजन ये है कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था एक बच्चे का मेल पर कि सर एक क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज, उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, मोमेंटम पी के टर्म्स में, उस पार्टिकल के मास के टर्म्स में और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। ठीक है, तो उसमें कैसे हम जो है उस चीज को फ्रेमवर्क करेंगे, कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसे समझेंगे, कैसे क्या चीज ये है और किस बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन में दिया हुआ था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल अपॉन अ स्टेशनरी एलिमेंट्री पार्टिकल इज गिवन बाई, दिस इज द क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन था वो किस टर्म्स में था, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के टर्म्स में था, मास ऑफ दैट पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल के टर्म्स में था और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में था। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट मान सकते हैं कि दैट इज हमारा एक ये स्टेशनरी पार्टिकल है, स्टेशनरी एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, ये स्टेशनरी एलिमेंट्री पार्टिकल है। नेक्स्ट ये हमारा सपोज दिस इज हमारा इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, ये जाके इससे टकराता है, कोलाइड करता है, यहां पे कोलिजन होगा और उसके बाद जो है स्कैटरिंग के टर्म्स में कुछ पार्टिकल्स बनेंगे। सपोज से वी हैव मेड 2 पार्टिकल्स, तो ये मान के चलते हैं ये सपोज x1 था, दैट इज x2 था, जो प्रोड्यूस हुआ वो x3 और ये x4। इक्वेशन की टर्म्स में अगर हम बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x3 प्लस x4। ठीक है, ये हमारी कोलिजन, दिस इज आवर कोलिजन इक्वेशन, ये हमारी कोलिजन इक्वेशन है। अब एक पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल था जो इसका कुछ ऐसे कह सकते हैं, उसका कुछ मास होगा और उसका कुछ वेलोसिटी होगी और
उसका कुछ मोमेंटम होगा। चूंकि मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा। जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी चूंकि वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है, तो कहां पे थे कि हमारा एक जो पार्टिकल है वो मूविंग पार्टिकल है। मूविंग पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात करें उस लेवल पर। एक फिजिकल पार्टिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक एलिमेंट्री पार्टिकल रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब उसका वेलोसिटी 0, मास है उसका, वेलोसिटी 0 है, इसलिए मोमेंटम 0 का। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं। तो इंसिडेंट पार्टिकल जो हमारा है, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल है कुछ वेलोसिटी से होगा, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि इसकी मास इसका क्या है, सपोज मान के चलते हैं m1 है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी क्या है, सपोज v है, हालांकि इसकी कांस्टेंट यूज नहीं आएगा आगे चल के। मोमेंटम क्या है इसका, दैट इज इसका मोमेंटम हम p1 मान के चलते हैं, ठीक है। और टोटल एनर्जी इसकी सपोज टोटल एनर्जी मान के चलते हैं w1, ठीक है। ये इसके कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का उतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है वेलोसिटी उसकी है, लेकिन इस कांस्टेंट का यूज नहीं आएगा ज्यादा इक्वेशन, क्योंकि उस जो ऑप्शंस दिए हुए थे उस ऑप्शन में भी वेलोसिटी का कहीं जिक्र नहीं था कि इस वेलोसिटी से वो आया है एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो मास की तरफ में था, मोमेंटम के इसका मोमेंटम होगा, और एनर्जी मोमेंटम चूंकि P1 सिग्निफाई हो रहा है, तो मोमेंटम को सिग्निफाई करने का मतलब सिंपल सा यही है। क्योंकि मोमेंटम को हमने सिग्निफाई कर दिया, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी उसमें हो गई, तभी मोमेंटम है उसका, ठीक है। सेकंड स्टेशनरी पार्टिकल क्या है, हम घटक की बात करते हैं तो स्टेशनरी पार्टिकल का मास तो होगा ही। मास सपोज इसका m2 है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी क्या है, क्योंकि स्टेशनरी है तो 0 है, क्योंकि स्टेशनरी दैट इज स्टेशनरी। मोमेंटम चूंकि स्टेशनरी है तो मोमेंटम इसका 0 होगा। टोटल एनर्जी इसकी क्या होगी, सपोज W2, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर कि टोटल एनर्जी जो आपका किसी रेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल की उसकी क्या होती है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है, जो कि क्या होती है mc² के बराबर होती है। अभी आगे चल के इसके बारे में और चीज पता चलेगी। तो फाइनली क्या है कि ये मूविंग पार्टिकल था, ये था स्टेशनरी, और यहां से ये दो घटक पैदा हुए, ठीक है। कोलिजन के बाद दो सब पार्टिकल्स पैदा हुए, दैट इज x3 एंड x4। अब यहां पे डिपेंड करता है इक्वेशंस कैसे बनेंगे। तो इक्वेशंस सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम की बात करें तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 प्लस P4। इनका मोमेंटम P3 है, इसका मोमेंटम P4 है, ठीक है। मोमेंटम दैट इज द मोमेंटम, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है P2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। फिर भी हम लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या हुआ, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3 प्लस W4, ठीक है। ये तो इक्वेशन प्रिलिमिनरी टर्म्स में हमारी आ गई। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि समझना कि हमें काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो बात की गई टोटल एनर्जी की बात की गई, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी की बात की गई है। टोटल एनर्जी में क्या होगा, हम इंसिडेंट फॉर इंसिडेंट पार्टिकल अगर इंसिडेंट पार्टिकल की बात करें तो हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो इस पार्टिकल की होगी वो क्या होगी, आपकी रेस्ट मास एनर्जी। यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे तौर पे भी हम बता रहे हैं कि मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रिलिमिनरी सेंस में तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, ज्यादातर केसेस में हम रेस्ट मास एनर्जी को लेते हैं, जो कि उसका mc² के बराबर होती है। दैट इज ये क्या होगी इसकी m1c², ठीक है। ये है W1, काइनेटिक एनर्जी को हम Ke1 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस m1c²। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी Ke1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, W1 माइनस m1c², ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट्स की। एक जो टर्म होता है
उस टर्म को कहते हैं, अगर हम बात करें P इंटू सी, इसका जो यूनिट होगी, यूनिट इसकी क्या होगी, एनर्जी की होगी, ठीक है। इसी तरह mc स्क्वायर की यूनिट भी जो होती है वो भी क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बाय द लॉ ऑफ से कहते हैं रिलेशनल एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ रिलेशन एनर्जी, इसको एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस रिलेटिविस्टिक रिलेशन से जो है हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की यूनिट जो है एनर्जी की होती है, इसलिए W जो होगा वो W क्या हो जाएगा आपका P इंटू सी प्लस mc स्क्वायर। ये सभी के लिए अगर हम सिग्मा लगाते हैं यहाँ पर, तो सिग्मा W इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू सी प्लस सिग्मा mc स्क्वायर। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे कि सर इसका स्क्वायर लिया, मतलब इसका सिग्मा लिया, अब इसका स्क्वायर भी लेंगे, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये भी लिख सकते हैं W स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा PC का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा MC स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बहुत से लोग ये कह सकते हैं साहब आपने A प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगाया है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है, प्लस 2AB नहीं लिया है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से कहते हैं कि हाइपर चीजें ली जाती है, मतलब क्योंकि W से सिंपल W का इसमें कोई लेना देना है, मतलब उतना उसका इफेक्ट नहीं होगा जितना उसकी इनहैंस्ड वैल्यू का होगा। मतलब W स्क्वायर का जो पर्पस है या उसका रीजन है या उसका हम कह सकते हैं उसका इवेल्युएशन है वो ज्यादा होगा रादर देन सिंगल W का, ठीक है। तो चूंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात हो रही है तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रिगार्डिंग हम जितनी अगर हमारा काम इनहैंस्ड यूनिट से चल पाए तो इनहैंस्ड यूनिट्स को हम लेते हैं। पिछले रिलेशन में बताया था मैंने कि W जो था वो टोटल एनर्जी थी जो किसके बराबर हो गई थी, इंसिडेंट और जो है आपका इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल और रेस्ट का पार्टिकल इज इक्वल्स टू, हमारी बेसिक इक्वेशन की अगर बात करें तो बेसिक इक्वेशन हमारी यही थी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x4, ठीक है। इसमें यह हमारा क्या था, दैट इज द इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल, that is the stationary elementary particle, और ये जो थे प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। कोलिजन्स का प्रोडक्ट जो है वो ये है, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से ये आपका x1 है, ये आपका कोलाइड किया x2 से जो कि स्टेशनरी है, और आपका इसमें दो प्रोड्यूस हुए दैट इज x3 और दैट इज x4, ठीक है। ये दो प्रोड्यूस हुए, तो ये इस बेसिक इक्वेशंस को अभी तक हम लेके चले थे। आगे का देखते हैं कैसे हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे हम निकालते हैं। ये टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही मैंने से पहले डिस्कस किया था। इसकी एनर्जी की यूनिट होती है, इसकी भी एनर्जी की यूनिट होती है, तो हम ये कह सकते हैं W1 क्या हो जाएगा, P1C प्लस M1C स्क्वायर, किसके लिए, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। सेकेंड मास जो स्टेशनरी की बात करें तो चूंकि मोमेंटम 0 होगा तो वहां पे उसका अगर हम W2 की बात करें, हालांकि यूज नहीं आएगा, W2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस M2C स्क्वायर। जैसे रेस्ट मास में होता है ना कि रेस्ट मास एनर्जी ही जो टोटल एनर्जी होती है इन केस ऑफ स्टेशनरी एलिमेंट्री पार्ट के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। यही आपकी रेस्ट मास एनर्जी है, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसमें काइनेटिक एनर्जी W2 मास में, इस मास में काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रेस्ट पर है तो V0 है, इसीलिए मोमेंटम 0 है, ठीक है। तो बात क्या थी, इससे पहले हमने क्या निकाला था, W का एक और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ये निकाला था, वो क्या निकाला था, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकाला था, ये भी W1 के बराबर होगी। फॉर W1 क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, रेस्ट मास एनर्जी है, दैट इज M1C स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 की इज इक्वल टू क्या होगा, P1C प्लस M1C स्क्वायर, ठीक है।
अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, यहीं पे दिक्कत होती है। अगर आप कहें तो ये जो m1c² यहाँ कट सकता है, लेकिन यहाँ पे यही चीज थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ये चीज हम काटेंगे नहीं, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन दिया हुआ था ऑप्शंस में, वो ऑप्शंस में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन P1C केवल नहीं दिया हुआ था, कुछ और रिलेशन दिया था। देखिए कैसे निकलता है। तो उस केस में हमने यहाँ पे निकाला था काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी W1 माइनस m1c²। ये रिलेशन हमारा निकला था फ्रॉम प्रीवियस, इसे कह सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ पे W1 की जो वैल्यू रखेंगे वो ये वैल्यू ना रखकर इसकी इनहैंस्ड वैल्यू रखते हैं। इनहैंस्ड वैल्यू, ये इनहैंस्ड वैल्यू क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो भी चीज होती है उसको अगर इनहैंस करके हम यूज कर पाए तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स उसके आते हैं। तो अगर हम W1 की बात करें तो इस स्टेटमेंट को लें P1C प्लस m1c², W1 का स्क्वायर कर लें, P1C का स्क्वायर प्लस m1c का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमने a² प्लस b² इक्वल्स टू ab का होल स्क्वायर, इससे a प्लस b का होल स्क्वायर लिया। क्यों? हमने निग्लेक्ट किया है 2ab टर्म। क्यों किया है? क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के केस में सिंगल प्रोडक्ट जो है बहुत, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम उसकी इनहैंस्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं। इसीलिए फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल कैलकुलेशन, एलिमेंट्री पार्टिकल कैलकुलेशन में a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो a² प्लस b² के अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। 2ab की वैल्यू नगण्य बहुत छोटी होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ इसी से कंफर्म करके ये चीज निकाली है। अब यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या होगी? W1 की बात करें, ये होगी अंडर रूट P1C का होल स्क्वायर प्लस m1c² का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, सॉरी यहाँ रखोगे आप। ठीक है, तो क्या होगा? P1C का होल स्क्वायर प्लस m1c² का होल स्क्वायर माइनस m1c²। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑप्शन में, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। ये वैल्यू उसके जो है ऑप्शन में दी गई थी, या हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन में प्रोवाइडेड थी। तो आपको यहां तक उसको लाना है, दिस इज द थिंग। तो यही मैं कह रहा था कि यहां तक इस वैल्यू को, ये जो ऑप्शन में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल की जो बात की गई थी, कोलिजन ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल्स में, उसमें जो ऑप्शन दिया था काइनेटिक एनर्जी का इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, दैट इज द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, इस इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दी गई थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल की ऑप्शंस में, वो ऑप्शन में वैल्यू दी गई थी, वो ये वाली वैल्यू दी गई। ठीक है, अगर वैल्यू P1C दी जाती तो ये यहां से निकल आती, क्योंकि यहाँ m1c² और m1c² को काट दिया जाता और काइनेटिक एनर्जी P1C के बराबर आ जाती। लेकिन अब इसमें देखेंगे आप बहुत ध्यान से, तो ये इसके P1C के मुकाबले जब मेजर किया गया हमारा LHC से, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से, ठीक है, जैसे लीडो एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया, तो इसकी वैल्यू जो थी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, फर्स्ट फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस इंसिडेंट पार्टिकल से निकली, वो ज्यादा एक्यूरेट थी। इसकी जो वैल्यू थी, इसकी इज द मोर एक्यूरेट देन P1C। ठीक है, P1C इधर से निकल आती है। ठीक है, इस P1C से जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू इससे निकली है वो ज्यादा एक्यूरेट निकली। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये भी बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? भाई हम मैथमेटिकल्स में जानते हैं m1c कट जाता है यहाँ पे, जब तक हमने सीखा था, लेकिन इसमें तो ऐसा हुआ नहीं। तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपने देखा होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में नहीं लगती है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बिहेवियर काफी हद तक अलग होता है। क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मैंने पहले बताया, वहां वो जो इनकी स्पीड होती है वो कभी कभी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज अचीवेबल होती है। तो ये जो मैकेनिक्स हम लगाते हैं यहाँ पे m1c² काटने की या एलिमिनेट करने की, वो हमें क्लासिकल फिजिक्स में आता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में इस तरह का रिलेशन नहीं मान्य होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कि हमने W1 की वैल्यू को, यहाँ पे W1 को देखिए स्क्वायर का टर्म यूज करके हमने अंडर रूट लिया है यहाँ पर। दिस इज द सेकंड थिंग।
क्यों ऐसा किया है और इसी से ये परिणाम थोड़ा चेंज हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका सीधा सा रीजन यही है कि हमने जो एटॉमिक फिजिक्स में जितना हो सके इनहैंस्ड वैल्यूज का यूज हम करते हैं, जिससे कि एलिमेंट्री पार्टिकल में छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनकी वैल्यूज बहुत कम होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2ab को निग्लेक्ट कर दिया है। इसीलिए जो हमने इसके प्रकरण, इसके कैलकुलेशन में भी हमने W1 के स्क्वायर से W1 की वैल्यू ली है, ना कि W1 की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख दिया है। हम चाहते थे W1 की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ रख सकते थे, लेकिन वही आंसर P1C आता, ठीक है, लेकिन इससे नहीं है, क्योंकि इनहैंस्ड वैल्यू हमें चाहिए। छोटी वैल्यूज जो होती हैं वो एलिमेंट्री फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में उनकी वैल्यूज गड़बड़ा जाती है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस था, जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ था आंसर्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल, वो ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि कैसे इसको डिड्यूस किया जाता है। तो ये अब जो लेवल, जिस तरह का आपका लेवल हो रहा है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस का, वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता, एनहांस होता जा रहा है। जैसे बीएससी की फिजिक्स है, एमएससी की फिजिक्स के भी कुछ पोर्शन आता जा रहा है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बढ़ती चली जा रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है हमेशा, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स में टेकअप करता हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग ओपन हो, खुले थोड़ा सा, है ना। तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर तो x3 x4 का क्या हुआ, x3 x4 का अगर हमें एनर्जीज निकालनी है x3 x4 के टर्म्स में, तो कैसे निकालेंगे। तो उसका भी आगे इसका भी रास्ता ऐसा नहीं है कि x3 x4 को हमने छोड़ दिया, लेकिन x3 x4 की जो वैल्यूज होती हैं, वो x3 x4 की वैल्यूज जो कंप्यूट की जाएंगी वो थ्रेशोल्ड मानक पे कंप्यूट की जाएंगी। थ्रेशोल्ड मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जिसमें कि उसका मोमेंटम जो है एट थ्रेशोल्ड, जिस पे हम कंप्यूट करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, P3 और P4 को हम 0 मान के चलेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान, थ्रेशोल्ड मतलब इमीडिएट आफ्टर द कोलिजन हम मान चलते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी 0 होंगी, उसी पर हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसलिए P3 और P4 को हम 0 मान के ही एज्यूम करेंगे, तब x3 x4 की वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक आगे नेक्स्ट लेवल की चीज है, तो नेक्स्ट वीडियो में कहीं बताऊंगा या कभी कोई क्वेरी आएगी इसके बारे में। बहुत चीजें भी इसमें बाकी हैं, अभी तो मैंने बस छोटा सा ओवरव्यू लिया है, और बहुत बढ़िया होगा अगर आप लोग जो है इस चीज को अपने आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अगर हमसे कंसल्ट करना चाहें तो इसके का संपूर्ण ज्ञान तो हम लोग देते ही हैं, इसी काम के लिए हम लोग ही हैं, ठीक है। एकेडमिक पर्पस के लिए वीडियो ये बन रहा है। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे जो बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने काफी खंगाला इस चीज के बारे में, क्योंकि एलिमेंट्री फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में सबसे बड़ा अंतर यही चीज है, ठीक है। दिस इज द थिंग, एलिमेंट्री फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में सबसे बड़ा अंतर ये है, क्योंकि बच्चा यहाँ तक तो पहुंच सकता था, ठीक है, यहाँ तक ही पहुंच जाता, लेकिन उसके बाद वो ये M1C को कैंसिल कर देता और बार बार उसकी वैल्यू जो है P1C आती, जबकि ऑप्शन में P1C के नाम का कोई भी वैल्यू थी ही नहीं। ऑप्शन, दिस इज द, ये ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल का, ठीक है। तो ये बताना बहुत जरूरी था। इसी के साथ ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। छोटा सा लेक्चर था, एक सोलो टॉपिक लिया गया था, और एडवांसमेंट्स आप जानना चाहते हैं इस तरह की चीजों में, तो हमें आप बिल्कुल आप एनरोल होइए या फिर हमसे आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट इन्फो प्रीवियस वीडियो से बहुत सारा अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो मुझसे आप मेल पे पूछ सकते हैं।